खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। चिकित्सक दंपति के घर से नेपाली महिला केयरटेकर ने की 15 लाख की चोरी। शालीमार में घटना के बाद पुलिस ने की गिरफ्तारी। राजस्थान बजट से अलवर वासियों ने लगाई कई उम्मीदें। बुधवार को विधानसभा में पेश होगा बजट। दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग से किया रेप, लेकिन अब उम्र भर भुगतेंगे जेल। पोक्सो कोर्ट ने 2 दोषियों को दी सख्त सजा। और पुलिया से नीचे गिरकर ग्रामीण की गई जान। वहीं कालाकुआ में चाय की थड़ी संचालक और केसरपुर में महिला ने की खुदकुशी। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर सदर थाना क्षेत्र में अपना घर शालीमार निवासी डॉक्टर लवेश गुप्ता और डॉक्टर आकृति गुप्ता के घर बड़ी चोरी हो गई। यहां से केयरटेकर महिला जेवर सहित करीब 10 से 15 लाख रुपए के कीमती सामान चोरी कर ले गई। डॉक्टर दंपति को अपनी शादी की सालगिरह के दिन चोरी का पता चला। शिकायत के बाद पुलिस ने महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। फिलहाल महिला के घर से चुराए गए शूज और खिलौने सहित अन्य सामान मिला है, लेकिन ज्वेलरी का पता नहीं चला है। हरीश हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर लवेश गुप्ता ने बताया कि रविवार को उनकी शादी की सालगिरह थी। वे दिल्ली से वापस घर लौटे थे और दिल्ली जाते समय भी पत्नी आकृति का कुछ सामान घर में नहीं मिला। इसके बाद दोबारा जब घर आए तो कई जेवर एवं अन्य सामान नदारद था। इसके बाद केयरटेकर महिला पर शक हुआ। केयरटेकर महिला भी शालीमार में रहती है, जो मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है। और वहीं घरों एवं दुकानों के साथ वाहनों पर भी शातिर आए दिन हाथ साफ कर रहे हैं। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना सामने आई है। जिसकी बाइक चोरी हुई वह नई बोलेरो खरीदने के इरादे से आया था। JS 4 व्हील्स शोरूम के मुख्य गेट के पास खड़ी एक बाइक को अज्ञात चोर सिर्फ 5 सेकंड में लॉक तोड़कर स्टार्ट कर ले गया। पूरी वारदात शोरूम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। CCTV फुटेज में नजर आया कि चोर ने पहले कुछ देर तक बाइक की रेकी की और इसके बाद वह तेजी से बाइक के पास पहुंचा और इसके बाद कुछ ही सेकंड में लॉक तोड़कर बाइक स्टार्ट की और मौके से फरार हो गया। शोरूम का गार्ड भी करीब 20 मीटर की दूरी पर मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद यह घटना हो गई। परिवादी इच्छा का गांव निवासी सलीम खान ने बताया कि वह शोरूम में नई बोलेरो कार खरीदने के लिए आया था। गाड़ियां देखने के बाद बाहर लौटा तो उसकी बाइक गायब मिली। घटना के बाद सलीम खान ने वैशाली नगर थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। और अब आपको बताते हैं कि बुधवार को आने वाले राजस्थान बजट से अलवर वासियों को क्या है अपेक्षाएं और आकांक्षाएं। राजस्थान का बजट 11 फरवरी को आएगा। इससे एक दिन पूर्व अपेक्षाओं और उम्मीद को लेकर विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लोगों को ईस्टर्न कैनाल की प्रगति सहित पानी की शॉर्ट टर्म योजनाओं के ऐलान की उम्मीद है। वहीं अलवर को संभाग का दर्जा, डीजल पेट्रोल से वैट कम करने, अलवर से भिवाड़ी और नीमराना जैसे औद्योगिक क्षेत्र अलग होने के बाद नए एरिया विकसित करने के ऐलान पर भी ध्यान रहेगा। बजट से पूर्व मुख्यमंत्री ने भी प्रदेश भर में वर्चुअल रायशुमारी की थी। उधर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने अलवर जिले को संभाग का दर्जा देने एवं डीजल पेट्रोल से वैट कम करने की अपेक्षा जताई। साथ ही गैस सिलेंडर पर सब्सिडी घटाने एवं पेयजल किल्लत के लिए विशेष प्रावधान और बजट पर जोर दिया। उधर भाजपा नेता एवं एडवोकेट अशोक वर्मा के अनुसार राज्य का बजट ऐतिहासिक होगा। आम जनता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना विकसित भारत, विकसित राजस्थान है। यह सपना पूरा होगा और आम जनता को राहत मिलेगी। वहीं एडवोकेट संजीव कारकवाल के अनुसार अलवर में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा पर्यटक स्थलों को सुंदर बनाने और सरिस्का में वन्यजीव सुरक्षा के लिए बेहतर से बेहतर प्रबंध करने पर भी उन्होंने जोर दिया। जी सर, कल 11 फरवरी को बजट पेश होगा, तो क्या कहना चाहें, किस तरह की? कल राजस्थान का बजट आने वाला है, जिसके लिए अलवर की जनता को ढेरों उम्मीदें हैं
कि अलवर के पक्ष में बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारा बजट आवंटित होगा, जिनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अलवर ज़िले का 3 जिलों में टुकड़े होने के बाद में अलवर का जो उद्योग जो है वो सारा के सारा भिवाड़ी में उस तरफ तिजारा की तरफ चला गया। तो अब नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र हैं वो विकसित करने की आवश्यकता है, और उद्योगों यहाँ टिके रहें उसके लिए और अच्छी सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। उसके लिए भी बजट के आवंटन की उम्मीदें होनी चाहिए। साथ के अंदर जो उद्योग यहाँ सर्वाइव करें वो उद्योग बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उसके लिए ईस्टर्न कैनाल जो योजना है, क्योंकि अलवर का जो भी पानी की जो व्यवस्था है वो सारी भूमिगत जो पानी है उसी से ही अलवर के सारा जो पेयजल की सुविधा है और जो उद्योग है उस पर टिके हुए हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ईस्टर्न कैनाल के लिए भी बहुत बड़ा बजट आवंटित किया जाए, ताकि अलवर को पेयजल और जो उद्योग में जो पानी की आवश्यकता है वो पूर्ति हो सके। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में, चूँकि हरियाणा और यूपी नज़दीक हैं अलवर के, और वहाँ वैट और ये कम है पेट्रोल डीजल पर, और उनके दाम काफ़ी कम है। तो अलवर को भी ये उम्मीद है कि वैट पेट्रोल डीजल पे कम किए जाएँ, जिससे कि उद्योगों को भी विकास मिले। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि अलवर में जो अब पर्यटन ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र रह गया जो यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट ला सकता है। तो टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए कि बहुत सारी आधारभूत योजनाएं, यहाँ बहुत सारे नई चीज़ें ज़रूरत है, जैसे अलवर में रोप वे है, मोटे एयर बैलून है, जिप लाइन है, इस तरह के जो एडवेंचर्स गेम है उनके लिए भी बजट आवंटित होना चाहिए। और जो सरिस्का के लिए जो बसें हैं, जो व्हीकल्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, तो इसके लिए चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो लागू की जाएं यहाँ सरिस्का में। और सरिस्का में जो वन्य जीव हैं और टाइगरों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया जाए, और अलग से कम 500 से 1000 जो फॉरेस्ट गार्ड्स हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए काम करें, जो इसी के अंदर उसके लिए एक फोर्स ऐसी जो उसके लिए गार्डों की भर्ती के लिए उसके लिए बजट आवंटित किया जाए। तो ये सारी चीज़ें युवाओं को रोज़गार मिले, नए उद्योग यहाँ आए, और पानी की जो किल्लत है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ये बहुत सारी उम्मीदें नए बजट के साथ हमारी हैं। जी सर, कल जो 11 फरवरी को बजट पेश होना है, किस तरह का अलवर के लिए बजट होना चाहिए राजस्थान में, किस तरह का? कल जो बजट आएगा राजस्थान सरकार का, वो ऐतिहासिक बजट होगा। इस बजट से आप देखिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है विकसित भारत, और उसके साथ में विकसित राजस्थान 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए बजट कल आने वाला है। और ऐसा बजट होगा जो प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक समाज को, प्रत्येक क्षेत्र में एक उन्नतिदायक बजट होगा, और ऐसा बजट ऐतिहासिक बजट होगा। इस तरह का बजट आप जो देखेंगे, इसमें एक एक जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए बजट होगा। जैसे हम ग्राम पंचायतों को विकसित करेंगे, ग्राम पंचायत विकसित होगी तो हमारा जिला विकसित होगा, जिला विकसित होगा तो हमारा प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तो पूरा देश विकसित होगा। इसलिए 2047 को विकसित भारत को देखते हुए राजस्थान का बजट पेश होगा। और इस बजट में जो भी अलवर के लिए विशेष प्रावधान होगा, इस बजट में अलवर को बहुत कुछ मिलने वाला है। अलवर में भी अलवर के हिस्से में जो बजट में होगा तो अलवर में नई नई योजनाएं, नए नए काम, इस तरह के हमें उम्मीद है कि बजट में अलवर को भी बहुत कुछ मिलेगा। ऐसा हम बजट का और एडवांस में शुभकामना देते हैं कि राजस्थान के लोगों को ये बजट लाभान्वित करेगा, विकसित करेगा, आगे बढ़ाएगा। और शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र में हो, बजट हर क्षेत्र में एक कारगर बजट होगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार बजट जो पेश करने जा रही है उस पर अलवर वासी भी एक टकटकी लगाए, एक अपेक्षा की नज़र से देख रहे हैं कि हमारा अलवर ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है, निश्चित रूप से बहुत प्राचीन अलवर ज़िला है, बड़े बड़े डेवलपमेंट्स यहाँ हुए हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जब छोटे छोटे भरतपुर जैसा ज़िले को संभाग बना दिया गया है
तो अलवर ज़िले की जनता चाहती है, क्योंकि सब कुछ अभी आपके हाथ में है। केंद्र सरकार आपके पास में है, राजस्थान की सरकार आपके पास में, हमारे यहाँ से 2 मिनिस्टर हैं जो सेंट्रल में भी हैं, स्टेट में भी हैं। मैं सबसे आग्रह ये करना चाहता हूँ, हमारे अलवर को संभाग बनाया जाए। और संभाग के अंदर अब तो बहुत शानदार काम हो चुका है। कोटपुतली बहरोड भी आप ले सकते हैं, तिजारा खैरतला आप ले सकते हैं, उसके बाद में यहाँ शाहपुरा वाला है जो है ये आप यहाँ ले सकते हैं। डीग भरतपुर वाला जो इलाका बना है, नया डीग का जो ज़िला बना है, वो आप ले सकते हैं। संभाग बनने से हमारे अलवर में डेवलपमेंट होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि जब सर्दियों में पानी की इतनी त्राही त्राही हो रही है, सर्दियों में जब पानी के लिए हमारी माता बहनें पूरी रात जाग के पानी भर रही हैं, 3-3, 4-4 दिनों में नल आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ERCP का प्रोजेक्ट लिया जाना चाहिए। मुझे याद है कि जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब वोट मांगने आए थे, तब उन्होंने कहा था ERCP हम ला कर देंगे, हमारे अलवर समेत 13 जिलों को, जनता को पानी की व्यवस्था हम लोग करेंगे। लेकिन आज 2026 आ चुका है। मैं इन सबसे आग्रह ये करना चाहता हूँ कि ERCP का प्रोजेक्ट यहाँ लगाया जाए। और दूसरी ओर ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के भाव, उसमें चाहें तो अगर राजस्थान सरकार चाहे, जितना ज़्यादा वैट लगा रखा है, जब केंद्र में BJP की सरकार और राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार होती थी, तो ये लोग ही सबसे ज़्यादा हल्ला मचाया करते थे कि हमेशा सब्सिडी गैस पे कम करो, राजस्थान सरकार ये नहीं कर रही है, राजस्थान पेट्रोल का, डीजल के, गैस के दाम नहीं कम कर रही है। इनके पास मौका है, आम जनता को राहत देने का काम इन लोगों को करना चाहिए। ऐसा बजट दें जिससे आम जनता को, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा की तरह लोक लुभावन बजट ही ये लोग पेश करेंगे। मैं समझता हूँ जनता सिर्फ देखती रह जाएगी, सिर्फ आंकड़ों के जाल बिछाए जाएंगे। और जो पुराना बजट जो 2025 का पेश किया है, वो मैं समझता हूँ उसमें अभी 15% वादे भी अब तक पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पिछला जो बजट है उसमें जितनी भी घोषणाएँ रह गई हैं बाकी, वो उनको पूरा मूर्त रूप देना चाहिए और 2026 में ऐसी घोषणाएँ करें जिससे आम जन को फ़ायदा मिल। उधर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव तेजपाल सैनी के अनुसार प्रदेश सरकार पर 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस कर्ज को उतारने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। वहीं सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए हजारों करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अलवर शहर का राजकीय प्रताप स्कूल गंदे पानी की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही नवीन स्कूल की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके अलावा इस स्कूल के खेल मैदान को विकसित किए जाने की जरूरत है। उन्होंने अलवर के मेडिकल कॉलेज में नियमित प्रोफेसर लगाने, किसानों को खाद बिजली समय पर देने आदि मांगे भी उठाई हैं। कल जो राजस्थान का बजट आ रहा है, वो बजट वास्तव में क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार के ऊपर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। उस कर्ज की उतारने की कोई संभावना लगती नहीं है और सरकार लगातार घोषणाएं करती है कि भाई इतने हज़ार करोड़ रुपए इस योजना में, इतने हज़ार करोड़ रुपए इस योजना में खर्च कर रहे हैं। वो केवल अवैध लूटने के लिए ये काम करते हैं और वास्तव में उन योजनाओं में कोई पैसा नहीं दिया जाता, यानी पूरा पैसा नहीं दिया जाता, जिससे वो योजनाएं भी अधूरी रह जाती हैं। इसी प्रकार सब सरकार आई थी तो राजस्थान रोडवेज में भी इन्होंने 2500-2600 करीब भर्ती की घोषणाएँ की थी, जिसमें से मात्र 500 ही कर्मचारी भर्ती किए गए हैं। आज रोडवेज की जो है वो कर्मचारियों की कमी से जूझ रही है। इसी तरह से आज जो अखबार में न्यूज़ आई है, समाचार जो आए हैं, सरकार ने वाटर वर्क्स को भी एक निजीकरण की ओर धकेल दिया है। वहाँ भी जो पानी की सप्लाई होगी, मरम्मत की होगी और जो आउटसोर्सिंग है वो सारे के सारे बड़े बड़े ठेकेदारों को वो सौंपने जा रही है सरकार। तो ऐसी स्थिति में सरकार का जो ओवरऑल कर्मचारियों के प्रति कहो चाहे श्रमिकों के प्रति कहो, नकारात्मक रवैया है और उनको कोई प्रोत्साहित सरकार नहीं कर पा रही है। अभी ये सरकार कारखाना अधिनियम 1948 में भी जो संशोधन करके लाई, जिसमें 12 घंटा श्रमिकों को काम, महिलाओं को रात्रि पारी में भी लगाने की जो बात की है। एक तरफ सरकार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं श्रमिकों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल ढकोसलेबाजी है और इसमें मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा संभावना है नहीं कि जो आम जनता को राहत मिल सके। ऐसी स्थिति में अगर हम अलवर की बात करें तो अलवर में भी जो प्रोग्रेस के जो काम होने चाहिए थे वो प्रोग्रेस के काम नहीं हो पा रहे हैं। लगातार जैसे अब मेडिकल कॉलेज की हम बात करें, अलवर मेडिकल कॉलेज खुला है, वहाँ भी जो लेक्चर प्रोफेसर्स जो हैं वो सब टाइमली हैं, 1-2 साल के हैं, स्थायी कोई नहीं है। कॉलेजों को भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कॉलेजों में भी जो
प्रोफेसर वगैरह हमारे लगे हैं, वो सब टाइमली हैं, 2 साल के लिए 3 साल के लिए उनको रखते हैं या पीरियड के हिसाब से उनको पैसे देते हैं, तो वो व्यवस्था भी कोई खास बढ़िया नहीं है। तो एजुकेशन के आज अभी हम हालात देखें, अलवर ज़िले में भी ये सैकड़ों स्कूल ऐसी हैं जिनके पास भवन गिरा हुआ है, परंतु उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। मरम्मत के लिए इन्होंने घोषणाएं की थी, साहब इतने 1000 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, परंतु कोई संभावना लग नहीं रही है। अलवर शहर में भी हम प्रताप स्कूल की अगर बात करें, प्रताप स्कूल में भी कई वर्षों से गंदे नाले का पानी आ रहा है, परंतु उस स्कूल का गंदे पानी निकासी के लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसका भी कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। बिल्डिंग पूरी खराब हो गई है। अभी अलवर शहर में नुहर सेकेंडरी स्कूल है, बहुत बड़ी स्कूल है, अलवर शहर के बीचों बीच बनी हुई है, उसकी बाउंड्री वॉल टूटी हुई है, वहाँ ना कोई पेड़ों की व्यवस्था है, ना ट्रैक वगैरह बनाने की व्यवस्था है, सारे के सारे खेल के मैदान हैं वो पूरे के पूरे खराब हो चुके हैं। सरकार प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि इस स्कूल के बिल्कुल बगल में ही हमारे जो मंत्री हैं, वन मंत्री जी संजय शर्मा जी, उनका भी आवास वहीं पर है, सामने UIT भी वहीं पर है, उनको भी कोई दिखाई नहीं देता कि स्कूल की व्यवस्था किस प्रकार की है, तो वो स्कूल भी कंडम की ओर बढ़ रही है। तो इन हालातों को देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार का केवल बजट भी अगर कोई आएगा तो केवल घोषणाओं का बजट रहेगा। रेल की भी अगर हम बात करें तो दिल्ली से अलवर की जो ट्रेन चलाने वाली बात थी कि सब लोकल ट्रेन चलाएंगे, वो लोकल ट्रेन भी चलाने की कोई मुझे लगता नहीं है कि निकट भविष्य में कोई बात होगी। रेलवे स्टेशन की हम बात करें तो रेलवे स्टेशन पर भी जो एक्सीलेटर जो सीढ़ियाँ होनी चाहिए थी वो एक्सीलेटर सीढ़ियाँ नहीं है। बुजुर्ग एक प्लेटफार्म से 1 नंबर प्लेटफार्म से 2 नंबर पर जाए, 2 नंबर से 1 नंबर पर आता है तो बड़ी तकलीफ उनको उठानी पड़ती है, सीढ़ियों से आना जाना पड़ता है। तो और सामान साथ में, बच्चे भी साथ में अगर होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अलवर के लिए अगर बजट अगर दें, अभी इन्होंने अलवर से बहरोड का 4 लेन का जो मार्ग बनाने की बात कही थी, पिछली बार की बात की थी, उसका एस्टिमेट तो बन गया है, परंतु उसका अभी तक कोई कार्रवाई उस पर हो नहीं पाई है। ऐसी स्थिति में जो घोषणाएं हैं उनको पूरा किया जाए सरकार के द्वारा, और नई घोषणाओं के लिए एजुकेशन का जो हब बनना चाहिए अलवर को, उसमें की और अग्रसर किया जाना चाहिए, तभी आम जनता को कुछ राहत मिल पाएगी। कल राजस्थान सरकार का बजट पारित होने वाला है, तो किस तरह का बजट की आप उम्मीद रखते हैं, कैसा बजट होगा? देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी आज ये तीसरा बजट पेश करेंगे विधानसभा के अंदर। बजट मजदूर का, गरीब का, किसान का, युवाओं के हित का होगा। सबसे ज़्यादा देश के अंदर राजस्थान प्रदेश में जो मजदूर हैं, किसान हैं, युवा हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया जाएगा, जिसमें अधिक से अधिक लाभ चाहते हैं कि युवाओं को मिले, किसानों को मिले, मजदूर को मिले, और राजस्थान के विकास की जो गति चल रही है उस गति को और दूरगामी गति से वो आगे बढ़े, और केंद्र सरकार द्वारा जो राजस्थान को अपने बजट के अंदर फायदे दिए गए उन बजटों को और तेजी से आगे क्रियान्वित किया जाए, और अलवर जिले को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी और संजय शर्मा 2 मंत्री होने के कारण केंद्र और राजस्थान से अलवर को भी अच्छा बजट मिलेगा और अलवर का विकास तेजी से होगा। वकीलों के लिए क्या हम उम्मीद रखते हैं कि वकीलों के हित में इस बजट में कुछ होगा? देखिए, वकीलों के हित के अंदर हमारा एक ही मकसद है कि वकीलों का जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी लागू होना चाहिए, और वकीलों की जो बार काउंसिल राजस्थान द्वारा जो रिटायरमेंट की एज है उस एज को भी यदि सरकार ध्यान देवे तो उस एज को कम करके और कम से कम 35 साल की उम्र में रिटायरमेंट का सिस्टम होना चाहिए। कम से कम 25 लाख रुपए एक वकील को रिटायरमेंट में मिलने चाहिए। कुल मिलाकर भजनलाल सरकार के इस बजट से प्रदेश वासियों के साथ ही अलवर को भी अनेक उम्मीदें बनी हुई हैं। गोविंद नंदा, ATL न्यूज, अलवर। अलवर की पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने और दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। जगेंद्र अग्रवाल ने दोनों आरोपियों को मरते दम तक की उम्र कैद से दंडित किया है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 28-28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 22 गवाहों के बयान और 26 दस्तावेज पेश किए गए, जिनके आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सरकारी वकील विनोद शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने 7 नवंबर 2024 को अलवर जिले के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी 6 नवंबर की रात घर पर सोई थी, लेकिन अगले दिन सुबह वह घर पर नहीं मिली। परिजनों को एक युवक पर शक हुआ और जब उसके घर पहुंचे तो वह भी घर से गायब था। पुलिस द्वारा बरामदगी के बाद पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे अपने दोस्त के साथ भिवाड़ी ले गया, जहां एक कमरे में कई दिनों तक रखा गया।
दोनों आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। एक प्रकरण है, सरकार मोहित वगैरह में निर्णय सुनाया है। प्रकरण थाना खेड़ली का है और खेड़ली में पीड़िता परिवार यानी पीड़िता की मां ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 6/11/24 को रात्रि को 12 बजे करीब वो सब पीड़िता और उसकी वो खुद अलग अलग कमरों में सो रही थी। सुबह 4 बजे जब उठकर उसने चाय देने के लिए अपनी बेटी को गई तो वो घर पर नहीं मिली। ढूंढाढूंढी करी पर उनको इस पर का संदेह हुआ कि एक मोहित नाम का लड़का उनके घर अक्सर आता था और उसकी लड़की से बातचीत करता। कई बार उसको उन्होंने डांट डपट भी दिया था, बात करने से मना किया था। और उसके पश्चात उनको शक के आधार पर उस मोहित के घर पर गई और उनसे बातचीत करी तो पता लगा कि रात से मोहित भी मोटरसाइकिल लेके गायब है। तो उनको पक्का यकीन हो गया कि वो उसी को लेके गया है और मोहित उस लड़की को पीड़िता को वहाँ से, जो कि 14 वर्ष की थी, वहाँ से ले गया। रास्ते में भटबाड़ी से उसका एक दोस्त था अंकित, उसको उसने बताया, दोनों उसको बैठाकर भिवाड़ी ले गए और भिवाड़ी पर कमरे किराए पर लिया और वहाँ पर उन तीनों ने मिलकर एक बुलेट फैक्ट्री में काम करते थे और उसके साथ बारी बारी से बलात्कार भी करते थे। माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाह करीब 22 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए थे। उन सबके आधार पक्ष की बात सुनकर माननीय न्यायालय द्वारा मोहित और अंकित दोनों को आजीवन कारावास यानी मरते दम तक की सजा दी है और करीब जुर्माना 10-10 हज़ार। अलवर में घाटला पड़ीसल पुलिया से नीचे गिरकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों की मौजूदगी में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक के भतीजे दिनेश ने बताया कि विक्रम निवासी दिलावरपुर का रहने वाला था। वह किसी काम से गया था और पैदल लौटते वक्त घाटला पड़ीसल पुलिया से नीचे गिर गया। मृतक विक्रम के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों पुत्रियां विवाहित हैं और विक्रम खुद खेतीबाड़ी का कार्य करता था। विजय मंदिर थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिया पे से नीचे गिर गया। कौन सी पुलिया? ये घाटला पड़ीसल रोड पे एक पुलिया है, उस पे से नीचे गिर गया। पैर वैर क्या करने गए थे? हाँ पता नहीं, कुछ काम से गया होगा, पर्सनल काम। अकेले थे? हाँ अकेले। पैदल थे? बाइक पे? पैदल से। वो गिर गए। आपको क्या सूचना मिली? हमें तो सुबह पता चला है, निवास पर उसके लोगों ने फोन किया कि ऐसे ऐसे कोई आपके परिवार में है। तो कितने बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे, 2 लड़के 2 लड़के। अलवर में खुदकुशी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में अरावली विहार थाना क्षेत्र के तहत कालाकुआ में अज्ञात कारणों के चलते एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली। जिला अस्पताल में मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि भवानी शंकर शेखावत जयपुर के चौमू के निवासी थे। वे कई सालों से कालाकुआ रहते थे और जिला अस्पताल के बाहर चाय की दुकान चलाते थे। सुबह जब वह कमरे से बाहर नहीं निकले तो परिजनों ने गेट खोलकर अंदर देखा। कमरे में शेखावत ने फंदा लगा रखा था। खुदकुशी के कारणों की वजह सामने नहीं आ पाई है। भवानी सिंह शेखावत है, यहाँ अस्पताल के बाहर इनकी दुकान थी चाय की दुकान करते थे। रहने वाले जयपुर के हैं, चौमू के, वैसे यहीं पे रहते हैं, कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड। क्या बात हुई? बात कुछ नहीं हुई, ये आराम से घर गए थे शाम को करके और उसके बाद रात को पता नहीं उन्होंने फांसी लगा ली, एकदम से पता नहीं लगा। सुबह देखा गेट खोला, उसके बाद ये कोई नहीं था क्या मौके पर? तो हम तो नहीं थे, बगल वाले कमरे में ये भाई था और बुआ जी होंगी, फिर वो बात पता नहीं लगा, वो अलग कमरे में सोते थे बुआ जी। और वहीं अलवर के ग्राम केसरपुर में 40 वर्षीय महिला द्वारा सेल्फॉस का सेवन कर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आशा मीणा का विवाह करीब 20 वर्ष पूर्व अलवर शहर की मीणापाड़ी निवासी घनश्याम मीणा के साथ हुआ था। आरोप है कि पति शराब का आदी था और आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इसी कारण शादी के 1 साल बाद ही आशा अपने पीहर आकर रहने लगी थी। करीब 1 वर्ष पूर्व उसके पति घनश्याम मीणा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से आशा मानसिक अवसाद में चली गई। उसका इलाज भी चल रहा था। सोमवार को वह डॉक्टर को दिखाने जिला अस्पताल पहुंची और इसी दौरान उसने कहीं से सेल्फॉस की दवा खरीदकर सेवन कर लिया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के भाई नरेंद्र मीणा ने बताया कि उनके पिता धनपाल मीणा दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में कार्यरत हैं। मानसिक तनाव के कारण उसने सेल्फॉस की दवा खा ली। इस कारण थोड़ा सा दिमाग था, उसमें नहीं था। पति उसके शराब पीते थे, वो काफी दिन 1 साल पहले एक्सपायर हो गए थे, तो ससुराल में वो जाती नहीं थी।
कितने दिन रही ससुराल में? ससुराल में वो 1 साल रही लगभग। 1 साल। तो उसके बाद घर आ गई? घर आ गई, फिर घर पे यहीं रहती थी। कौन से गाँव में रहते हैं? केसरपुर गाँव में। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में। रामगढ़ के ग्राम ओडेला की लीड संख्या 414 में हैवी ब्लास्टिंग के कारण शुक्रवार शाम चट्टान खिसक गई थी। इसके चलते पानी से भरी गहरी खाई में पोकलेन मशीन के साथ लापता हुए ऑपरेटर रामानंद तिवारी की 5वें दिन भी तलाश जारी रही। हालांकि एसडीआरएफ के गोताखोरों ने पोकलेन मशीन की लोकेशन को ट्रेस कर मशीन को बाहर निकाल लिया, लेकिन गहरे पानी में समाये रामानंद तिवारी के मशीन के कैबिन में नहीं मिलने पर परिवार के साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई। राहत एवं बचाव कार्य तेज करने को लेकर स्थानीय प्रशासन ने गाजियाबाद से इंडस्ट्रियल क्रेन के साथ भीलवाड़ा से 75 एचपी के 2 पंप और बड़े जनरेटर आदि मंगाए थे। उधर जिला खनन विभाग से जुड़े अधिकारियों के घटनास्थल पर नहीं आने पर लोगों में आक्रोश बना हुआ था। इसके बाद मौके पर विभाग के एसएमई सहित अजमेर से डीजीएमएस सत्यनारायण इमूला मौके पर पहुंचे। अब वे बचाव कार्य की कमान संभाले हुए हैं। एनडीआरएफ के गोताखोरों ने नुकीली चट्टानों के बीच गहरे पानी में फंसी पोकलेन मशीन को क्रेन के रस्सों से बांधने के बाद बाहर निकाल लिया। साथ ही रेस्क्यू सर्च अभियान के जरिए ऑपरेटर की तलाश जारी है। अलवर एनईबी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 55 वर्षीय टेलर को घर पर अचानक गिरने से अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार हाउसिंग बोर्ड निवासी संजय कोहली पिछले करीब 3 वर्षों से पैरालाइसिस की बीमारी से पीड़ित थे। ऐसे में उनका नियमित उपचार चल रहा था। सोमवार को अचानक घर पर गिर जाने के चलते परिजन संजय को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बीमारी के बावजूद वे परिवार का पालन पोषण करने के लिए सिलाई का काम करते थे। संजय कोहली के 3 बच्चे हैं और वे परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उधर पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मेरा भाई संजय कुमार, मेरा नाम देवेंद्र कुमार, सन ऑफ मन्नू राम। ये 1 साल से बीमार थे और फिर शाम को इनका अचानक तबीयत ज़्यादा सीरियस होगी। डॉक्टरों ने फिर इमरजेंसी इनके आइसोलेटर पर रखा। उसके बाद फिर हमको बोल दिया अभी तो ऐसे ही तबीयत डाउन। फिर हम घर चले गए। उसके बाद 10-11 बजे के आसपास हमारे कॉल आया कि भाई ये तो खत्म हो चुका है, आप यहाँ आ जाए। क्या बीमारी थी? बीमारी वो क्या कि उनके पहले तो वैसे ही था, कम लकवा था, फिर पूरा शरीर में लकवा हो चुका। तो उसके बाद इनका साल कम 1.5 साल हो गया सर। क्या काम करते थे पहले? ये सिलाई का काम करते थे और दाऊदपुर फाटक पर इनकी दुकान कर रखी थी। क्या नाम? ये एसके टेलर के नाम से इन्हें खुद की दुकान कर रखी थी। नौकरी नहीं करते थे किसी। तो बच्चे कितने? बच्चे 3 हैं, 2 लड़की 1 लड़का, और लड़के इन तीनों की शादी कर दी। अलवर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने ट्रेलर और 38 लाख रुपए के ब्लेड चुराने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध राजस्थान के विभिन्न थानों में 16 प्रकरण दर्ज हैं। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि झारखंड निवासी परिवादी जॉनी ने मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड से ट्रेलर में आरोपियों ने लोहे की ब्लेड का माल भरा था, लेकिन इसे खुर्द बुर्द करने के इरादे से आरोपियों ने आधा माल 60 फीट रोड पर उतार दिया और शेष सामान सहित ट्रेलर को शालीमार के पास खड़ा कर दिया। उसके बाद आरोपियों ने परिवादी जॉनी को फोन कर फिरौती मांगी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर पूर्व में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अब फरार आरोपी कोटपुतली क्षेत्र के प्रयागपुरा निवासी जीतू को भीलवाड़ा से पकड़ा गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार को अलवर के मुंशीबाग बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन संपन्न हुआ। पंडित विवेकानंद शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व जगन्नाथ मंदिर से भव्य कलश यात्रा एवं ध्वज यात्रा निकाली गई। इसके बाद विश्वकर्मा मंदिर मुंशीबाग में मुख्य वक्ता कैलाश एवं संघ के जिला प्रचारक रोहित ने हिंदुओं से जाति पाति के बंधन से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि संत आकाशनाथ महाराज ने कहा कि मातृ शक्ति से ही सनातन की धर्म पताका आगे बढ़ रही है। उन्होंने सभी से भाईचारे के साथ रहने का आह्वान किया। अंत में आयोजन समिति के अध्यक्ष ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके अलावा प्रसाद वितरण किया गया। हिंदू सम्मेलन में सर्वेश शर्मा, प्रवेश जैन, त्रिलोक शर्मा, तरुण जैन, सुरेश कुमार, विजेंद्र बारी और कुशाल सेन आदि की भी उपस्थिति रही। आज मुंशीबाग में कार्यक्रम किया गया है हिंदू रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए व जातिवाद खत्म करने के लिए। आज मुंशीबाग की भारी मात्रा में जो संख्या आई और माताएं, बहनें, बुजुर्गों ने
हिंदू राष्ट्र के लिए एकता दिखाई। तो सभी माताओं का हृदय से धन्यवाद। वास्तव में संघ के 100 वर्ष जो पूरे हुए हैं उसमें संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं तो समाज के द्वारा ये सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। और संघ की तरफ से तो केवल मात्र इतना ही है कि समाज के बीच में जाकर के 5 आग्रह करेंगे। उसमें जैसे महाराज जी ने उल्लेख किया 5 बातों का कि कुटुंब प्रबोधन, अपने परिवारों में कुटुंब प्रबोधन हो और अपने संस्कारों की जो व्यवस्था है इसकी पुनर्स्थापना हो। जातिगत अहंकार से ऊपर उठ करके हम सब भारत माता की संतान हैं, तो कोई कहीं किसी प्रकार का जाति भेद ना हो समाज में। ऐसे ही तीसरा है पर्यावरण की रक्षा। यदि प्रकृति रहेगी तो हमारा अस्तित्व भी रहेगा और प्रकृति यदि नष्ट होगी तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो प्रकृति का रक्षण हो तो उसके लिए खास तौर से एक बार जो प्लास्टिक का है उपयोग उसको नहीं करना, पौधारोपण करना और भूमि का जो जल है उसका संरक्षण करना इस प्रकार से। और चौथा जो है वो स्वत्व का रक्षण, अर्थात जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जब तक हमारे किसी श्रेष्ठ विचार पर पश्चिम की मोहर लग करके नहीं आती तब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, अपने जो श्रेष्ठ हैं उनका हम सम्मान करेंगे, उनके आधार पर ही हम अपना जीवन जिएंगे। और जैसे हमने देखा अभी विगत कुछ समय पहले भारत ने जिस प्रकार का अभी दृश्य दिखाया, और 5वां जो है नागरिक कर्तव्य है। एक भारत का नागरिक होने के नाते हम सभी के जो संविधान प्रदत्त कर्तव्य है उन सब कर्तव्यों के हम निर्वहन करेंगे। ऐसी 5 बातों को लेकर के संघ समाज के बीच में जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी। राजकीय यशवंत स्कूल प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि यह परीक्षा 11 मार्च तक चलेंगी। इस बार दोनों ही कक्षाओं की परीक्षा का टाइम टेबल सुबह 8:30 से 11:55 तक रहेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा सत्र 2025-26 की जो वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जा रही है वो 12 फरवरी से ये परीक्षाएं शुरू होंगी और 11 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेगी। इन परीक्षाओं का जो समय है वो प्रातः 8:30 बजे से लेकर 11:45 तक 3.25 घंटे की ये परीक्षा रहेगी। कक्षा 12 और कक्षा 10 दोनों का टाइम टेबल एक है। जिला कांग्रेस कमेटी खैरतल तिजारा के जिलाध्यक्ष बलराम यादव ने भाजपा पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसके पीछे बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव की गिरफ्तारी का उदाहरण दिया है। साथ ही कहा कि जो नेता भाजपा में शामिल होने से मना कर देता है उसके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिलती है। जिलाध्यक्ष यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा छोड़कर वापस लौटने की मंशा जताई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा का लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है। सर, बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव को ईडी ने गिरफ्तार किया है और कार्रवाई की है। उनका बयान भी आया कि मुझे फंसाया जा रहा है। आप पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने उसको गिरफ्तार करवाया, मैं बीजेपी ने गिरफ्तार करवाया ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि बीजेपी सरकार ईडी का पूरे देश में दुरुपयोग कर रही है। चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो। अभी कुछ दिन पहले महेंद्रजीत मालवीय जी के भी यहाँ जब उसने कांग्रेस ज्वाइन करने का प्रयास किया तभी उसके छापा डाल दिया। अभी पूर्व विधायक बलजीत जी को इन्होंने जिस प्रकार से गिरफ्तार किया है, ये सिर्फ प्रेशर की और डराने की राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर उसने गलत किया है तो उसकी जांच करवाओ, जांच करवा करके राज्य सरकार विधानसभा में कमेटी बैठेगी, वो जांच करेगी। ईडी के पास किसने जांच दे दी? तो ये बहुत ही गलत है और एक तरह का जो जनहित की बात करता है, जो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, उनको डरा करके ना बीजेपी में ज्वाइन करवाने के ये तरीके हैं, नए नए तरीके ईजाद बीजेपी सरकार करती है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इससे क्षेत्र में भी बड़ी नाराजगी है कि बीजेपी पार्टी, बीजेपी सरकार काम तो कर नहीं पा रही है, जनता के विकास के मुद्दों पे बात नहीं कर पा रही है और किसी न किसी रूप में जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है मुखर होकर के, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इस तरह के छापे डाल करके ना डिमोरलाइज कर रही है जो जनहित के मुद्दों की बात उठाता है उसको। सर, आपको लगता है कि अगर बलजीत यादव बीजेपी में शामिल हो जाते तो कोई कार्रवाई नहीं होती और बीजेपी में शामिल होने से मना कर दिया, उसको इसलिए डराया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, जिस तरह का बयान बलजीत यादव ने दिया है? बीजेपी में भी दो धड़े हैं, एक तो चाहता है कि वो बीजेपी में आ जाए, एक चाहता है कि बीजेपी में नहीं आए। अब ये कौन सा धड़ा चाह रहा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई और कौन सा चाह रहा है कि बीजेपी में आ जाए, ये पता नहीं है। बीजेपी में शायद बीजेपी ज्वाइन करवाने का ही प्रयास है। जिस प्रकार से जिसके घर ईडी छापा डाल रही है तो समझ लो या तो वो आ नहीं रहा
या वो बीजेपी में जाने के लिए उसको दूसरा ग्रुप आने नहीं दे रहा। यही प्रयास हैं इन लोगों के, और पूरे जिले में इस तरह का माहौल, एक बड़ा ही नेगेटिव मैसेज गया है कि बीजेपी सरकार दुर्भावनापूर्ण रवैये के साथ में कार्रवाई कर रही है। अलवर जिले में मंगलवार को युवाओं को एक छत के नीचे रोजगार देने के उद्देश्य से युवा संबल मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने भी निरीक्षण कर फीडबैक लिया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में स्वरोजगार के लिए चयनित युवा उद्यमियों को चेक वितरित किए। वहीं श्रेष्ठ कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं इस मेले में देश भर से 25 से अधिक बड़ी कंपनियों में 500 से अधिक युवाओं को इंटरव्यू के जरिए चयनित कर रोजगार दिया है। आज राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज अलवर जिले में युवा संबल मेला लगा है। ये बेसिकली एक एम्प्लॉयमेंट मेला है और इसमें मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ खूब अच्छी मात्रा में भीड़ आई है यंग हमारे रोजगार के लिए जो देख रहे हैं युवा उनकी, और साथ में लगभग 20 से ज्यादा इंडिविजुअल कंपनीज से मैंने बात की, चाहे वो जयपुर हो, आगरा, नोएडा, अलवर और पूरे राजस्थान की कंपनीज यहाँ अपनी पूरी डिटेल्स के साथ आई हैं। हर एक कंपनी के पास 50, 100, 1000 तक की वैकेंसीज है। तो सभी से मेरा यही अनुरोध रहेगा, जो यहाँ बच्चे आए हैं उनसे भी और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं, कि 1-to-1 मैचिंग आज एक छत के नीचे की जा सकती है। आप 12th पास हैं, डिप्लोमा है, ITI किया है, आपको इंडिविजुअल मैचिंग के साथ आज एक कैंपस प्लेसमेंट का मौका मिल रहा है। तो इस पे बढ़ चढ़ के इसमें हम इसको यूटिलाइज करेंगे और मेरी आशा रहेगी कि पूरे स्टेट में ये हमारा सबसे प्रोडक्टिव हमारे जिले का रोजगार मेला रहेगा। युवा संबल मेलों की परिकल्पना सरकार द्वारा की गई और ये 7वां युवा संबल मेला आज अलवर जिले में गवर्नमेंट ITI बॉयज काली मोरी पे संपादित हो रहा है। इस मेले के 3-4 तरह के आयाम हैं। पहला काम है, हमने हमारे पूरे जिले में हमारे जो युवा साथी जो रोजगार के आकांक्षी हैं उनसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। करीब 2500 रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हमें मिल चुके हैं और 1000 रजिस्ट्रेशन आज हम ऑन स्पॉट करेंगे। उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो बच्चे यहाँ आएंगे और हमने उनकी ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था की है। तो बच्चा अपनी ऑनलाइन हाजिरी इंदराज कराएगा। उसके बाद 40 जो विभिन्न सेक्टर्स की कंपनी है, इसमें मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र आगे है, बैंकिंग है, एग्रीकल्चर है, फार्मास्यूटिकल है, आपका लॉजिस्टिक है, इंश्योरेंस है, इस तरह के अलग अलग सेक्टर की 40 कंपनियां अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये बच्चे, एक लड़के को हमने 5 कंपनियों से साक्षात्कार का अवसर दिया है और ये चॉइस उस बच्चे पे छोड़ी है कि अपनी पसंद की किसी भी कंपनी में वो इंटरव्यू दे। अलवर नगर निगम में कार्यरत और पूर्व पत्रकार अंकुर अवस्थी का मंगलवार सुबह इलाज के दौरान निधन हो गया। अंकुर अवस्थी पिछले करीब 20 दिनों से निम्स में भर्ती थे। मृत्यु की सूचना के बाद नगर निगम कर्मचारी और अधिकारियों ने कार्यालय परिसर में 2 मिनट का मौन रखा, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन की खबर मिलते ही अलवर में पत्रकार जगत, नगर निगम कर्मियों और शुभ चिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई। वे अपने सरल स्वभाव, मिलनसारिता और कर्मठता के लिए जाने जाते थे। अलवर के स्कीम नंबर 2 स्थित गुरुद्वारे में सिख इतिहास से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दोनों पारियों में 30 बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का परिणाम 2 दिन बाद आएगा। प्रथम विजेता को 5100, द्वितीय को 4100 और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतियोगी को 3100 का नगद पुरस्कार मिलेगा। वहीं सभी प्रतियोगियों को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। वहीं आयोजन में गुरुद्वारा प्रमुख सरदार गुरप्रीत सिंह, मुख्य सेवादार गुरनाम सिंह, अमरीक सिंह, सरदार परमजीत सिंह गोगिया, सरदार गुरुचरण सिंह और मधुर हर्ष भाटिया आदि का सहयोग रहा। प्रतियोगिता प्रभारी मुख्य धर्म प्रचारक सरदार राम सिंह थे। आजकल धर्म के प्रति हम गुरुद्वारे, मंदिर जहाँ भी जाते हैं सिर्फ एक माथा टेकते हैं कि बस हमने माथा टेक दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन धर्म के प्रति हमको पता होना चाहिए कि धर्म क्या कहता है। धर्म कोई बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। अगर हम धर्म के प्रति हमको धर्म क्या सिखाता है? मानवता, इंसानियत, भाईचारा। हर धर्म का एक ही उद्देश्य है। इसलिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर की तरफ से एक ये सुचारू रूप से ये अभियान चलाया गया है कि हमको अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए। आज हमारे बीच अमृतसर से भाई साहब राम सिंह जी पहुँचे हैं, जो सिख रहत मर्यादा के अनुसार
हमने बच्चों को पेपर के लिए प्रेरित किया था। इससे पहले सिलेबस बांटा गया था। आज स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में पेपर हो रहा है और हम चाहते हैं ये प्रणाली हर धर्म में चलनी चाहिए। हर बच्चे को पता चाहिए हमारा धर्म क्या है, जिससे हमारा आपसी भाईचारा बढ़े, आपसी प्यार बढ़े। हम किंतु परंतु की तरफ ना जाके आपसी भाई तरफ के जाए कि धर्म एक ही है, धर्म कोई बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। ये इंसान की बुराई को अंदर से मारे और हम आपस में मिलजुल के रहें। हमारा संदेश है कि हम सब आपस में प्यार बांटें और एक नियत अच्छी नेक नियत से अपना जीवन प्रवाह करें। जी एक संदेश है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अलवर स्थित मित्तल हॉस्पिटल में नेक कमाई फाउंडेशन और रेड क्रॉस के बीच संयुक्त सेवा कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हुई। बैठक में समाज सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति बनी। वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाजसेवी डॉक्टर S.C. मित्तल ने कहा कि नेक कमाई फाउंडेशन जमीनी स्तर पर शानदार सेवा कार्य कर रही है। उन्होंने इन कार्यों और नेक कमाई के कन्यादान कार्यक्रम में सहयोग देने की भी घोषणा की। समाजसेवी गिरीश गुप्ता ने कहा कि नेक कमाई फाउंडेशन द्वारा संचालित स्कूल के बच्चों की निःशुल्क नेत्र जांच करवाई जाएगी और चश्मे उपलब्ध कराए जाएंगे। फाउंडेशन के संरक्षक दौलतराम हजरती ने संस्था द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर धर्मेंद्र अदलखा ने सभी का आभार व्यक्त किया। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने मुख्य समन्वयक अभिषेक तनेजा द्वारा अलवर टाइगर मैराथन एवं विभिन्न अभियानों में दिए जा रहे सहयोग को भी सराहा। कार्यक्रम में डॉक्टर महेश जैन भी उपस्थित रहे। राजस्थान के कोटा में आयोजित हाड़ौती वन एवं पक्षी मेले में अलवर की प्रसिद्ध पक्षी विश्व विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर ममता शर्मा ने विशेष व्याख्यान दिया। वे राजर्षि कॉलेज में प्रोफेसर हैं। डीएफओ अनुराग भटनागर के आमंत्रण पर उन्होंने पक्षियों में कीटनाशकों की विषाक्तता विषय पर वैज्ञानिक आयामों को सरल भाषा में स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि कीटनाशक रसायन विशेषकर ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट समूह पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाते हैं। साथ ही ये विषाक्त पदार्थ जलाशयों एवं मिट्टी में जैव संचय के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर पक्षियों तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लुभावने जलाशय, झरने एवं वन क्षेत्र सौंदर्यपूर्ण दिखते हैं, लेकिन पक्षियों की मधुर चहचहाट के अभाव में यह सौंदर्य निरर्थक हो जाएगा। उधर उनके नेतृत्व में विद्यार्थियों, वन विभाग अधिकारी एवं हजारों की संख्या में उपस्थित नागरिकों ने कीटनाशकों के पूर्ण बहिष्कार एवं जैविक खेती अपनाने का संकल्प लिया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं।
पहचान गारमेंट्स लाया है। कुर्ता पजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर बाशिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों की कमी के चलते मरीज परेशान हैं। वहीं मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी देखने को मिल रहा है। परिसर में लगा जनरेटर भी ठप पड़ा हुआ है। स्थानीय निवासी सचिन गुप्ता और पप्पी शर्मा के अनुसार मौसम परिवर्तन के बाद आउटडोर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अक्सर एक डॉक्टर के भरोसे ही अस्पताल चलता है। रात के समय तो एक भी डॉक्टर यहां नहीं रहता। स्थानीय लोगों ने अकबरपुर अस्पताल में 5 चिकित्सक लगाने, एएनएम नियुक्ति और जनरेटर दुरुस्त कराने की मांग उठाई है। हमारे अकबरपुर गांव में कम से कम 20 गांव लगते हैं आस पड़ोस के और एक ही हॉस्पिटल सरकारी है जिसमें कम से कम 500 ओपीडी है दिन भर की और एक ही डॉक्टर है, इसलिए लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। नंबर बहुत देर में आता है, सीरियस केस हो तो भी नंबर बहुत देर में आता है। तो डॉक्टर की व्यवस्था कराई जाए। एक यहाँ पे जो जनरेटर वगैरह हैं ये सुविधाएं बढ़ाई जाएं। अच्छा, और जैसे उम्र ये जहाँ ओपीडी नहीं है वहाँ लगा रखे, यहाँ नहीं लगा यहाँ नहीं लगा रखे, यही तो है समस्या है। यहाँ व्यवस्था की तो यहाँ लगा दे तो कम से कम 4-5 डॉक्टर तो यहाँ होने चाहिए। उमरैन में 4-5 रह जाए तो 4-5 तो यहाँ भी होने चाहिए। वहाँ आवश्यकता कम है तो वहाँ से घटा दें, ज़्यादा यहाँ बढ़ा दें, यहाँ ज़्यादा संख्या कर दें जिससे मरीजों को परेशानी नहीं हो। महिलाएं बेचारी कतार में लगी खड़ी है। देखिए अस्पताल में ओपीडी भी 300-400 करीब आती है, लेकिन यहाँ पर एक ही डॉक्टर है, उससे पार पड़ती नहीं है, न कोई महिला डॉक्टर है। उमरैन जैसे छोटे से गांव में भी 4-4, 5-5 डॉक्टर लगा रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि अकबरपुर के हिसाब से जो बड़ा कस्बा है 20-25 गांव लगते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर भी कम से कम 5 डॉक्टर होने चाहिए। रात में भी डॉक्टरों की ज़रूरत है, यहाँ पर हर समय यहाँ पर डॉक्टरों की ज़रूरत होती है, पर ऐसी व्यवस्था यहाँ पर है नहीं। जनरेटर भी काफ़ी ख़राब पड़े हैं, एक्सरे नहीं हो पाते हैं। अपने ओपीडी भी ज़्यादा होती है, ओपीडी की संख्या काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हों। स्त्री जो महिलाएं वो ज़्यादा परेशान होती है। उमरैन में मात्र 15-20 ओपीडी है। उमरैन में तो ओपीडी होती नहीं है, होती है जैसे नहीं होती। वहाँ पर तो एक डिस्पेंसरी खुल जाए वो भी काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ओपीडी है। अलवर जिले के नांगली साध निवासी अग्रणी किसान रतनलाल वर्मी कंपोस्ट की खाद के जरिए जैविक पद्धति से कृषि कर उदाहरण पेश कर रहे हैं। उन्होंने पिपलांत्री राजसमंद स्थित जल ग्रहण प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र पर आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भी शिरकत की। अलवर जिला परिषद वाटरशेड की ओर से आयोजित कार्यक्रम में इस किसान ने बताया कि वे वर्मी कंपोस्ट खाद को बेचकर आर्थिक रूप से भी उन्नति हासिल करते हैं, साथ ही खुद भी जैविक खाद से फसलें उगाते हैं। इसे लेकर वाटरशेड और उद्यान विभाग की ओर से अनुदान भी दिया गया है। पशुओं के गोबर से यह केंचुआ खाद तैयार की जाती है। वहीं जैविक खाद से उपजी सब्जियों में हानिकारक रसायन नहीं होते, ऐसे में इन्हें पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। जैविक खेती करता हूँ पूरी 2.5-3 बीघा, और जैविक खेती के आधार पर ये मछली मिली है वाटरशेड से। वाटरशेड से बाग भी लगा, उसका गार्ड भी हूँ, तो उसकी वजह से ये खाद की तैयार किया है, इसके बारे में क्या कहना है?
ये खाद तैयार कर रखा, अब इसको छान कर फिर इनमें गेहूं की फसल में डालेंगे और सब्जियों में डालेंगे। खाद का उपयोग नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं, रासायनिक खाद का उपयोग बिल्कुल नहीं करते। दवाई वगैरह कुछ नहीं, सारा पेवर ऑर्गेनिक, खाने योग्य गेहूँ 1-1.5 बीघा, मतलब वो बोलते हैं पेवर ऑर्गेनिक। अलवर जिले भर में फागुन मास अष्टमी को अबूझ सावा था और मंगलवार को चाक भात एवं पाणी ग्रहण संस्कार की धूम रही। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान राधा कृष्ण की विशेष अनुकंपा होने की मान्यता है। इस दिन अनेक शुभ संयोग भी बन रहे थे। पंडित अशोक मिश्रा, सौरभ शास्त्री और सुरेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि अबूझ सावे की वजह से बड़ी संख्या में शादियां और अन्य मांगलिक कार्य संपन्न हुए। अलवर करौली मेगा हाईवे से फिरोजपुर मनसा माता मंदिर मार्ग को खनन से जुड़े भारी वाहनों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसके समीप खनन के कई पट्टे मौजूद हैं और ऐसे में लदे हुए विशाल वाहन निकलते हैं। इस वजह से सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं। राजगढ़ रैणी इलाके में स्टोन का खनन होता है और विभिन्न स्थानों पर इसकी सप्लाई की जाती है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा सड़क का निर्माण नहीं करवाया जा रहा। रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट के तहत बालेटा सीनियर स्कूल में मासिक धर्म जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में कक्षा 6 से 11 की 83 छात्राओं ने भाग लिया। यहां लर्निंग लिंक फाउंडेशन की तरफ से सद्दाम हुसैन, अमीशा गोयल, प्रधानाचार्य प्रहलाद नरेन मीना, उषा देवी और मालती ने विचार रखे। उन्होंने प्रचलित भ्रांतियों के प्रति जागरूक किया, साथ ही छात्राओं को स्वच्छता, पोषण और आत्म देखभाल के लिए प्रेरित किया। सत्र के अंत में छात्राओं ने व्यक्तिगत समस्याओं पर सवाल पूछे और मार्गदर्शन प्राप्त किया। इंटर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम बाड़मेर के 37 युवाओं ने अलवर पहुंचकर स्थानीय संस्कृति को करीब से जाना। वे सिलीसेट झील और गरबा बाबा मंदिर में दर्शन कर उत्साहित नजर आए। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के माय भारत विभाग द्वारा यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। भ्रमण की शुरुआत प्रसिद्ध गरबा बाबा मंदिर में दर्शन एवं पूजा अर्चना के साथ हुई। इसके बाद युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रामसर साइट सिलीसेट झील का भ्रमण किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय ग्रामीण ओम प्रकाश गोलिया ने कहा कि युवाओं को देश की संस्कृति, परंपरा और विरासत से जोड़ने का यह प्रयास सराहनीय है। कार्यक्रम के दौरान तारेश जोरवाल, पल्लवी सप्रा, रंजीत मीना, नितेश यादव, हरिओम गुजर, हिमांशु, पिंकेश और गुणिका भट्ट आदि मौजूद रहे। बड़ौदा में क्षेत्र में भरतपुर रोड पर मंगलवार को एक तेज रफ्तार चौपहिया वाहन ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी। इसके चलते चंद्रा काबास निवासी युवक जाहुल गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वह शीतल की तरफ से बड़ौदा में आ रहा था। इसी दौरान रेणु पब्लिक स्कूल के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। NHAI की एम्बुलेंस से उसे बड़ौदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। यहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जीवन जागृति सेवा संस्थान प्रयागराज में सम्मान समारोह के दौरान भिवाड़ी के डॉक्टर GR गुप्ता का भी अभिनंदन हुआ। वे प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वृंदावन में उनके द्वारा संचालित OPD में जरूरतमंदों और साधु संतों को निःशुल्क दवाइयां दी जाती हैं। इसके अलावा भिवाड़ी में गायत्री परिवार की पंचकुंडीय यज्ञशाला में भी OPD आरंभ की जाएगी। साथ ही लगभग 1100 पौधे लगाने सहित सुलभ सुविधाओं की स्थापना और कई अन्य कार्य भी भिवाड़ी में करवाए गए हैं। साथ ही भिवाड़ी में गौ सेवा की गतिविधियां जारी हैं। डॉक्टर गुप्ता का मानना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। विधिक सेवा प्राधिकरण के PLV मुस्तफा खान एवं मोबीन खान ने अलवर रेलवे स्टेशन पर कैनोपी के जरिए लोगों को विधिक जानकारी प्रदान की। साथ ही बताया कि न्याय आपके द्वार के तहत रालसा जयपुर द्वारा समस्याओं का सुलभ और त्वरित समाधान किया जा रहा है। यह अभियान 3 माह तक चलेगा। इसके जरिए आम जन की लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण से अधिवक्ता नियुक्त कर संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क की जाती है। उन्होंने विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया। इस अवसर पर 20 व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सलाह दी गई और 2 लोगों से समस्या के समाधान के लिए फॉर्म भरवाए गए। नीमराना में जय श्री श्याम के जयघोष के मध्य खाटू धाम के लिए तृतीय विशाल निशान यात्रा रवाना हुई। यात्रा की शुरुआत नेशनल हाईवे 48 स्थित प्राचीन श्री श्याम मंदिर से की गई। यहां से 201 श्याम भक्त रिंगस के लिए वाहनों से रवाना हुए। रिंगस पहुंचकर श्रद्धालु निशान लेकर पदयात्रा के माध्यम से खाटू श्याम धाम पहुंचेंगे। निशान यात्रा ढोल नगाड़ों, भजन कीर्तन की मधुर स्वर लहरियों और आकर्षक रूप से सजे रथ के साथ निकली। इसमें श्याम प्रेमी रविंद्र यादव के नेतृत्व में धर्मेंद्र यादव, कमल यादव, हरिओम जांगेड़, गणेश शर्मा, हवा सिंह यादव और डॉक्टर युवराज आदि मौजूद रहे।
और वहीं खाटू धाम के बाद दूसरे बड़े और प्राचीन श्याम मंदिर के रूप में विख्यात नीमराणा के जैतपुर धाम स्थित श्री श्याम मंदिर में फागुन मेला भरेगा। इसका आयोजन 22 से 28 फरवरी तक श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया जाएगा। मेले में लगभग 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना जताई जा रही है। उधर तैयारियों को लेकर बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व प्रधान ताराचंद यादव को मेला कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उधर इस अवसर पर श्याम मंदिर के पुजारी देशराज शर्मा एवं श्याम चरण शर्मा, महेंद्र, राजपाल, डॉक्टर अजीत, अन्नू, विजय, नरेंद्र और पंकज फौजी आदि उपस्थित रहे। बानसूर के अरावली विहार स्थित ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा हर साल की तरह शिव जयंती महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान भगवान शिव की आराधना के साथ महाशिवरात्रि पर्व का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जयपुर से आए BK कुणाल, ब्रह्म कुमारी लक्ष्मी और लवीना ने कहा कि भगवान का स्मरण करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि इस सेवा केंद्र पर निःशुल्क राजयोग ध्यान की शिक्षा दी जाती है। इस दौरान प्रसाद का वितरण भी किया गया। हर साल हम महाशिवरात्रि मनाते हैं और इस साल भी हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आ चुके हैं और उसका यादगार तो हम मनाते ही आ रहे हैं कई दिनों से, कई सदियों से। लेकिन वो परमपिता परमात्मा साधारण प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा आकर के हम आत्माओं की ज्योति जगाते हैं और अज्ञानता का अंधकार मिटाकर और ज्ञान का प्रकाश हमें देते हैं। और महाशिवरात्रि में जो महाशब्द आता है और किसी में भी नहीं आता है, ना हम कभी महाराखी बोलते, ना महाजन्माष्टमी बोलते, लेकिन महाशिवरात्रि बोलते हैं, क्योंकि वो सर्व आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो वो ऐसे अज्ञान का प्रकाश, ऐसी ज्योति जगाते हैं कि अज्ञानता, अंधेरा हमारा समाप्त हो जाता है। और अज्ञानता कौन सी है? सबसे बड़ी अज्ञानता हमारी बुराइयाँ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और यही कारण है कि इस शिवरात्रि पर हम सभी आंकड़े, धतूरे, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं। तो वास्तव में परमात्मा ने हमें कहा था कि आप अंदर की बुराइयाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तेरी मेरी, ईर्ष्या, द्वेष, ये आंकड़े, धतूरे अर्पित करो। तो ये शिवरात्रि हमें ये संदेश देती है कि अपने अंदर हम कोई ना कोई पॉजिटिविटी लाएं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। चिकित्सक दंपति के घर से नेपाली महिला केयरटेकर ने की 15 लाख की चोरी। शालीमार में घटना के बाद पुलिस ने की गिरफ्तारी। राजस्थान बजट से अलवर वासियों ने लगाई कई उम्मीदें। बुधवार को विधानसभा में पेश होगा बजट। दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग से किया रेप, लेकिन अब उम्र भर भुगतेंगे जेल। पोक्सो कोर्ट ने 2 दोषियों को दी सख्त सजा। और पुलिया से नीचे गिरकर ग्रामीण की गई जान। वहीं कालाकुआ में चाय की थड़ी संचालक और केसरपुर में महिला ने की खुदकुशी। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।